हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर मैं आपको देने वाली हूं फ्री हैंडरिटन नोट्स ऑफ द चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वेदांतु 9th और 10th चैनल पे हम लोग हर चैप्टर के हैंडरिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आपने इन नोट्स को एग्जाम से पहले देख लिया रिवीजन के लिए, तो ट्रस्ट मी आपका काफी सिलेबस जो है पूरा हो जाएगा, जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर चैप्टर के रिवाइज हो जाएंगे और ये आपको अवेलेबल होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो मेक श्योर आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको दबा के सारे नोट्स को डाउनलोड कर लो। उसके साथ साथ आप वीडियो को थम्स अप भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपने नोट्स को डाउनलोड कर लिया है तो मेरे साथ साथ जल्दी से चैप्टर को रिवाइज भी कर लेते हैं, है ना। साथ साथ जो है हम देख लेते हैं नोट्स में क्या क्या है, किस तरीके से आप इन नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी इट्स गोना रियली हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम। चलो शुरू करते हैं। तो एज यू नो, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर फ्रेडरिक यूरोस की इस पेंटिंग से शुरू होता है, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने पेंटिंग बनाई थी। दैट वाज द सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, ड्रीम ऑफ सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग जो है अपने नेशनल कॉस्ट्यूम्स को पहन रखे हैं, दे आर होल्डिंग द नेशनल फ्लैग। इस इमेज को यूटोपियन भी बुलाया गया है बिकॉज 1848 जब ये इमेज बनाई गई थी तब तक नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खड़ी हुई है, उनके हाथ में जो है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, ऊपर जो है एंजल्स और गॉड है जो इस पूरे इमेज को लेजिटिमेसी दे रहे हैं, जायस बना रहे हैं, है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पर सारे एस्पेक्ट्स ऑफ द इमेज दिए गए हैं, ठीक है। फिर चैप्टर होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कि किस तरीके से 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, जिसके बाद कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द पीपल। क्या थे वो स्ट्रैटेजीज? पहला, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ले सिटोयन, ऑल ऑफ अस आर इक्वल सिटीजंस इन फ्रंट ऑफ द स्टेट, है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड ला पात्री की जो फ्रांस है, यू नो, दैट इज आवर फादरलैंड। क्रिएशन ऑफ अ न्यू फ्रेंच फ्लैग जो एक ट्राई कलर फ्लैग था टू रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड। Just a second guys, right? तीसरा कॉन्सेप्ट है द इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली, है ना, टू रिप्लेस द ओल्ड स्टेट जनरल, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एबॉलिशन ऑफ कस्टम एंड इंटरनल ड्यूटी। सो सारे जो स्ट्रैटेजीज अपनाए गए इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज द नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन डिस्ट्रॉयड फ्रांस डेमोक्रेसी। कैसे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया? नेपोलियनिक कोड था क्या? नेपोलियन कोड था जहां पर सारे एबॉलिशन किए गए थे ऑफ ऑल बर्थ राइट्स एंड प्रिविलेजेस, इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश की गई थी, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर की गई थी, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए थे। हाउ डिड ही डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी? वो यहां लिखा नहीं, आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो यहाँ पर नोट्स में कि उन्होंने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय की बाय यू नो, क्योंकि पहले तो उन्हें हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी बुलाया गया, बट लेटर ऑन उन्होंने सेंसरशिप जो है इंपोज किया, फोर्सफुली लोगों को आर्मी में रिक्रूट करना शुरू किया। इन सारे रीजंस के वजह से लोगों और टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, लोगों को लगने लगा दैट ही वाज द डिस्ट्रॉयर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। पहले यूरोप में दो मेजर ग्रुप्स हुआ करते थे, पेजेंट्स और एरिस्टोक्रेट्स। पेजेंट्स जो है बहुसंख्या में ज्यादा थे, मेजॉरिटी में थे, है ना, लेकिन वो गरीब थे, आपस में उनका कोई कनेक्शन नहीं था। मोस्टली बहुत सारे फार्मर्स जो ईस्टर्न यूरोप के थे, उनके पास तो खुद की जमीन भी नहीं हुआ करती थी, है ना, वो फ्यूडल सिस्टम के अंदर बेगार वर्क फ्री का काम करते थे। फिर थे आपके एरिस्टोक्रेट्स जो थोड़े अमीर लोग थे, जो आपस में कनेक्टेड थे थ्रू मैरिजेस, थ्रू फैमिलीज, एंड दे वर इन माइनॉरिटी, ठीक है। तो ये थे आपके एरिस्टोक्रेट्स और पेजेंट्स। फिर आता है इमर्जेंस ऑफ समथिंग कॉल्ड द मिडिल क्लास। ये जो मिडिल क्लास होती है इसको लिबरल क्लास भी बोला जाता है ना। ये जो लिबरल क्लास होती है, आई थिंक लिबरलिज्म गलती से नीचे चला गया, बट ये जो लिबरल क्लास होती है ये दो मेजर टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म में बिलीव करती है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इनका डिमांड होता है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए, एबॉलिशन ऑफ मोनार्की होना चाहिए, ऐसा सरकार होना चाहिए जो हमने चुना हो, जो डेमोक्रेटिक हो, जो रिप्रेजेंटेटिव हो। और इकोनॉमिक लिबरलिज्म में उनका डिमांड था कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स होना चाहिए, एबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस यू नो होना चाहिए ऑन ट्रेड, राइट। तो ये सारी उनकी डिमांड्स थी। फिर चैप्टर कंटिन्यू होता है विद फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस में नेपोलियन को हराते हैं प्रभु कंट्रीज प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन 1815 में इन द बैटल ऑफ वाटरलू। उसके बाद ये जो प्रभु कंट्रीज है ये आपस में साइन करते हैं द ट्रीटी ऑफ वियना।
ट्रीटी ऑफ वियना के क्या क्या फीचर्स है यहाँ पर आपको दिए गए। 1815 से 1830 जो पीरियड होता है कंजर्वेटिव रेजीम का यूरोप में, उस टाइम रेवोल्यूशनरी जो है यूरोप में पनपने लगते हैं। वन ऑफ द मेजर रेवोल्यूशनरीज जो काफी पॉपुलर होते हैं उस टाइम वो है गुसेपी मजीनी। वो वाज बोर्न इन जेनोआ। उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज भी एस्टैब्लिश की, यंग यूरोप इन बर्न एंड यंग इटली इन मर्साइल्स, है ना। उनका मेन एम होता है टू यूनिफाई इटली इनटू अ रिपब्लिक। उनका ये मानना था कि इटालियन स्पीकिंग लोग अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए नहीं रह सकते। दे हैव टू कम अंडर वन एम्पायर, राइट, दे हैव टू कम अंडर वन नेशन स्टेट, है ना। लिबरल नेशनलिज्म मैं आपको बता ही चुकी हूं, है ना। अब जब कॉन्जर्वेटिज्म जो है यूरोप में आया तो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं सहता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिस्ट्रिक्शन के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने डाला गया था। जो भी नेशनलिज्म के बारे में बात करता था, नेशनल यूनिटी के बारे में बात करता था, उसको जो है कॉन्जर्वेटिव्स एक तरीके से रिजेक्ट कर देते थे, है ना, जेल में डाल देते थे, एग्जीक्यूट कर देते थे। तो कॉन्जर्वेटिज्म का काफी ज्यादा माहौल यूरोप में था। इसको न्यू कॉन्जर्वेटिज्म क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि इवन दो वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस में बिलीव रखते थे, चर्च में, फैमिली में, मोनार्की में, लेकिन दे बिलीव्ड कि एक मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी, एक डायनामिक इकोनॉमी जो है इन ओल्ड इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, देन यू हैव द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से 1848। तो आज यू नो पहला रेवोल्यूशन जो है फ्रांस में होता है, व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches cold। तो फ्रांस में होता है 1830 में रेवोल्यूशन, जिसके बाद फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है ना। उसके बाद उससे इंस्पायर होके, है ना, नीदरलैंड में जो है एक रेवोल्यूशन होता है, एंड देन यू हैव द ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो एवरीथिंग हियर इज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड। फिर आता है आपका फीलिंग ऑफ रोमांटिसिज्म, है ना, द रोमांटिक इमेजिनेशन 1830s का, जहां रोमांटिसिज्म, रोमांटिक आर्टिस्ट वो होते हैं who believed in the concept of emotion, mystical feeling, intuition, जो क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस और रीजन। ये एक नई तरीके के राष्ट्रवाद की भावना लोगों के सामने आती है, जो तलवारों से या लड़ाइयों से नहीं जीती जाती, बल्कि इमोशंस के साथ, म्यूजिक के साथ, डांस के साथ जीती जाती है। तो यहाँ जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, यूज ऑफ वर्नाक्युलर लैंग्वेज, कैरल ट्रुपुन्स्की, सबके बारे में दे रखा है। ठीक है, तो यू कैन क्विकली इन वन पैराग्राफ रिवाइज द एंटायर थिंग। ऑलराइट, फिर हम आते हैं हंगर हार्डशिप इन यूरोप। तो 1830s में काफी ज्यादा यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ती है, स्लम एरियाज ओवर पॉपुलेट होते हैं, हार्वेस्ट बुरी होने के वजह से फूड प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, है ना। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मशीन मेड गुड्स होते हैं वो स्टिफ कंपटीशन देते हैं घर के जो हाथ के मजदूर होते हैं, हाथ के जो वर्कर्स होते हैं उनको, है ना। तो यूरोप में इतनी बुरी सिचुएशन की वजह से 1848 में रेवोल्यूशन ऑफ द पुअर होता है, आफ्टर विच फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक। ठीक है, उससे इंस्पायर होकर लिबरल्स का जो है रेवोल्यूशन होता है 1848 में जर्मनी में, है ना, जहां पर जो है रिप्रेजेंटेटिव्स जो है सेंट पॉल चर्च जाते हैं और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में सेंट पॉल चर्च में कन्वीन करते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं in order to limit the power of the Prussian king। पर प्रशियन राजा कहता है मैं गधा हूं, मैं क्यों अपनी पावर लिमिट करूं, और वो जंकर्स जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं और अदर मोनार्क्स की मदद से इस पूरे रेवोल्यूशन को क्रश कर देते हैं। फिर हम आते हैं यूनिफिकेशन पे, है ना। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन जो मिडिल क्लास फेल हो जाता है यूनिफाई करने में, फिर वो अटेम्प्ट करते हैं विलियम काइजर विलियम वन अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। ऑटो वन बिस्मार्क टेक्स द हेल्प ऑफ अ मॉडर्न आर्मी, अ ब्यूरोक्रेसी, इन ऑर्डर टू फाइट 3 wars in 7 years with पैड कंट्रीज फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क, एंड जर्मनी यूनाइट हो जाता है 1871 में। फिर यू हैव इटालियन यूनिफिकेशन। इटली जो है पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड रहता है। इटालियन स्पीकिंग लोग जर्मन स्पीकिंग लोगों की तरह अलग अलग स्टेट्स में बटे हुए होते हैं, है ना, जिसमें से सिर्फ एक स्टेट होता है दैट इज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंस, विक्टर इमैनुअल II। विक्टर इमैनुअल II रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेता है इन ऑर्डर टू यूनिफाई ऑल इटालियंस अंडर वन नेशन स्टेट। वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर कवॉर को देते हैं। कवॉर एक डिप्लोमैटिक अलायंस बनाते हैं फ्रांस के साथ इन ऑर्डर टू डिफीट द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। फिर वो एक अलायंस बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस विद गुसेपी गारिबाल्डी, जो एक पेजेंट लीडर होते हैं, इन ऑर्डर टू डिफीट द स्पेनिश एम्पायर एंड द पेपल फोर्सेस। 1871 तक आते आते इटली भी यूनिफाई हो जाता है, राइट।
ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की कहानी शुरू होती है, देखो बिफोर द 18th सेंचुरी ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एग्जिस्ट नहीं करता था, है ना। यू हैड इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, वेल्श स्पीकिंग पीपल, वेल्श पीपल, आयरिश पीपल लिविंग इन दैट एरिया, राइट। बट 1688 में इंग्लैंड एक नेशन स्टेट बनता है, व्हेन थ्रू अ ब्लडलेस या ग्लोरियस रेवोल्यूशन पावर ले ली जाती है फ्रॉम द राजा टू द पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट को दे दी जाती है। उसके बाद इंग्लैंड अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है कि आसपास के एरियाज भी उसके अंदर आ जाए। तो 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है स्कॉटलैंड के साथ, और स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का पार्ट बना दिया जाता है और पहली बार बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। 1801 तक आते आते इवन आयरलैंड इज मेड अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद इंग्लिशमैन अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करते हैं स्कॉटलैंड और आयरलैंड पे। इंग्लिश लैंग्वेज वहां पर प्रमोट की जाती है, उनका नेशनल एंथम गॉड सेव आवर किंग वहां प्रमोट किया जाता है, राइट, एंड ब्रिटिश फ्लैग एस्टैब्लिश किया जाता है, राइट। सो ऑल ऑफ दिस डन। वहां पर जो मिनिस्टर्स होते हैं वहां इंग्लिश जो है डोमिनेंट में होता है, बाकी मिनिस्टर्स बहुत कम होते हैं। बाकी लोकल कल्चर, स्कॉटिश लैंग्वेज, गेलिक लैंग्वेज, आयरिश कल्चर, कैथोलिसिज्म सब कुछ जो है दबा दिया जाता है। Alright, then you have the last part, nationalism and imperialism, है ना, जिसमें आपको बताया जाता है कि जो बाल्कन एरिया है उसमें क्या क्या एरियाज एग्जिस्ट करते थे, वहां स्प्रेड ऑफ रोमांटिसिज्म हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर हुआ, जिसके वजह से जो बाल्कन स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट हुए, है ना। आपस में वो काफी जेलस रहते थे, एक दूसरे की टेरिटरी खाना चाहते थे। इसमें जब ग्रेट पावर्स दैट इज जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरी जो है इन्वॉल्व होते हैं, इट लीड्स टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। देन विजुअलाइजिंग द नेशन में नोट्स में मैंने सिर्फ इतना लिखा है बिकॉज आई थिंक इसमें एज सच एक प्रॉपर लंबा आंसर लिखने को नहीं आएगा, राइट, एंड दैट इज इट। दीज आर योर बेसिक रिविजन नोट्स, इसे आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। ऑब्वियसली गाइस अगर आपने चैप्टर कभी नहीं पढ़ा है तो ये नोट्स बहुत ज्यादा मदद नहीं करेंगे, है ना। तो आपको ऐसा होगा ये नोट्स आपको बेसिक आइडिया दे देंगे चैप्टर का कि भाई कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ तो आएगा, है ना। लेकिन अगर आपने अच्छी तरह आता है चैप्टर तो इट विल बी अ गुड रिविजन। प्लस हर नोट्स के बाद हमने आपको एमसीक्यूज भी दिए हैं। लेट्स डू हु मेड द फेमस रिमार्क व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, है ना। तो यहां पर फॉर एग्जांपल आपको दिया है तो यू कैन डू द एमसीक्यूज एज वेल, ठीक है। तो एमसीक्यूज आपके लिए एमसीक्यूज के साथ साथ अच्छा यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं दे रखे, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द नोट्स में जो मैं आपको आगे दूंगी वी आर ऑल्सो गिविंग यू क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जहां पर आप चैप्टर वाइज नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज योर मास्टर टीचर सिल्वी साइनिंग आउट। डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।